सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी अध्यापक कृष्ण कुमार। बच्चों, यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा होगा। जी हाँ, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इनको पहचानते हैं। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये फोटो किसका है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, ये जो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे पूज्य महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो बच्चों, इनका एक पाठ है जो कि इनकी एक अपनी आत्मकथा के रूप में है। वो है मेरा बचपन। तो आज हम सब पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ मेरा बचपन। अब हम बात करते हैं डॉक्टर कलाम जी के जीवन परिचय पर। बहुत संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तृतीय भाषा होने के नाते आपके एग्जाम में पूरा जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, और जीवन के बिंदु जैसे उनका जन्म, माता या पिता का नाम या उनकी मृत्यु, इस तरीके के जो बिंदु या तारीख हैं वो अनुरूपता के रूप में आते हैं। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर है। तो इस वजह से पूरा जीवन परिचय ना बता करके मैं आपको जो कुछ एक बिंदु महत्वपूर्ण है उनके जीवन के, उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931, आप अंग्रेजी में भी कह सकते हैं 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, जो कि उस समय मद्रास राज्य में था, लेकिन आज तमिलनाडु कहा जाता है उसको, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, माताजी का नाम आसियम्मा था। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, मद्रास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने इंजीनियरिंग किया था। इन्होंने जिस सेवाएं दी, ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और वैज्ञानिक तो है ही हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है, अर्थात ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते थे। इस और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015, उस समय इनकी उम्र 83 साल की थी। अगर हम आप इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हैं 27 जुलाई 2015, उस समय इनकी एज 83 ईयर्स की थी। जैसा कि हम सबको पता है, जीवन के आखिरी पल भी इन्होंने अपना देश के नाम समर्पित कर दिया था। ये शिलोंग में एक विद्यालय में, विद्यालय क्या, वो महाविद्यालय था, वहां पर बच्चों को संबोधित करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। संबोधित करते समय इन्हें दिल का दौरा पड़ा और इनको जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने जांच के दौरान इनको मृत पाया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया था। और शायद यही कारण है कि आज डॉक्टर कलाम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर इंसान के दिल में है। अब आगे देखते हैं हमारा पाठ क्या कहता है। कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म मद्रास राज्य, जो अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, कि रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। कस्बे छोटे शहर के रूप को कहते हैं, हालांकि रामेश्वरम आज पूरा शहर बन चुका है। वहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था इनका जन्म। ये बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। इनकी कोई बहुत बड़ी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत औपचारिक रूप से इनकी पढ़ाई नहीं हुई थी इनके पिताजी की। और ना ही इनके पिताजी कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी, हालांकि उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इन सब के अलावा वे बहुत बुद्धिमान थे, और उनमें बहुत उदारता तथा उदारता की सच्ची भावना थी। कहने का मतलब, इनके पिताजी हृदय से बहुत काइंड थे। आगे बताते हैं, इनकी माँ का नाम आसियम्मा था। इनकी माँ उनकी, अर्थात इनके पिता की
आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी का मतलब होता है पत्नी। एक आइडियल, आदर्श मीन्स आइडियल, आइडियल लाइफ पार्टनर थी। जीवन संगिनी, लाइफ पार्टनर, वी कैन यूज इंग्लिश वर्ड। आगे ये बताते हैं कि मेरे पिता को मेरे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। इनके जो माता पिता हैं, इनको इनकी सोसाइटी में, इनके समाज में एक आइडियल कपल, आदर्श दंपति हिंदी शब्द है, आइडियल कपल हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, के रूप में देखा जाता था। अर्थात इनके समाज में इनके माता पिता की बहुत इज्जत थी। आगे कलाम जी कहते हैं, मैं कई बच्चों में से एक था। अर्थात ये कई भाई बहन थे। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता कहने का मतलब कि इनके माता पिता की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। वो काफी अच्छे लंबे और सुंदर दिखने वाले, स्मार्ट दिखने वाले माता पिता थे इनके। लेकिन उनका ये छोटी कदकाठी का, छोटी कदकाठी मतलब स्मॉल, इनकी जो लंबाई थी इनके माता पिता की जैसी नहीं थी, ये उनसे छोटे थे। साधारण सा दिखने वाला बच्चा मीन्स बहुत ही नॉर्मल टाइप का बच्चा। ये बचपन में इस तरीके के बच्चे दिखते थे। कहने का मतलब इनके पिताजी तो बहुत अच्छे, सुंदर, लंबे चौड़े थे, इनकी माता भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये उनके अपेक्षा छोटे थे और बहुत नॉर्मल से दिखते थे बचपन में। आगे बताते हैं कि हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। अर्थात इनके पूर्वजों का एक घर था, पुराना घर, वहीं पर ये सभी लोग रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर एवं ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। आगे अपने पुश्तैनी घर के बारे में बताते हैं कि रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली है, उस गली में इनका पुश्तैनी घर बना था और ये काफी बड़ा घर था। ये पक्का घर भी था जो कि चूने और पत्थर तथा ईंट से बना था। बच्चों, यहाँ कभी कभी एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है बोर्ड में कि कलाम जी का घर किससे बना था, या कलाम जी का घर कैसा घर था। तो ये पक्का घर था और चूने, पत्थर व ईंट से बना हुआ था। आगे अपने पिता के बारे में बताते हैं कि मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐसो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। कहते हैं कि हमारे पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, अर्थात शो ऑफ नहीं करते थे, शो ऑफ से बहुत दूर रहा करते थे, और सभी अनावश्यक एवं ऐसो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। घर के अंदर फालतू की जो चीजें होती थी, अनावश्यक, अर्थात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी घर में, उन सब चीजों से और ऐसो आराम वाली चीजों से, लग्जीरियस लाइफ जीने वाली चीजों से दूर रहते थे। अर्थात इस तरीके की चीजें इनके घर में नहीं थी। लेकिन आगे कहते हैं कि घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। लेकिन घर में जिन चीजों की जरूरत थी उनकी परफेक्ट, पर्याप्त मात्रा में और बड़ी आसानी से वो सारी चीजें इनके घर में मिल जाती थी। कहने का मतलब ये है कि इनके घर में फालतू की और लग्जीरियस लाइफ जीने वाली चीजें नहीं हुआ करती थी। इनके पिताजी को वो सारी चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन जिन चीजों की जरूरत होती थी वो पर्याप्त मात्रा में इनके घर में बड़ी आसानी से मिल जाती थी। आगे कलाम जी कहते हैं कि वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। यहां पर एक प्रश्न आपका आ सकता है बोर्ड में कि कलाम जी का बचपन कैसे बीता। तो ये बताते हैं कि मेरा जीवन बहुत निश्चिंतता, निश्चिंतता मीन्स फ्री माइंड, बिना किसी टेंशन के। वैसे भी बच्चों का जीवन बिना किसी टेंशन के बीतता है, तो इनका जीवन बहुत निश्चिंतता से और बहुत सिंपल लिविंग से, सादगी मतलब सिंपल लिविंग के तरीके से इनका जीवन बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों दृष्टियों से। भौतिक का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, और भावनात्मक मीन्स उनकी फीलिंग, कैसा वो फील करते थे। इन दोनों ही दृष्टियों से इनका जीवन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साधारण तरीके से बीता था बचपन में।
आगे कहते हैं कि मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। कहते हैं कि ज्यादातर मैं अपनी माँ के साथ रसोई घर में ही जमीन में कुछ बिछा करके वहां पर बैठकर खाना खाया करता था, और माँ मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। कहते हैं कि खाने के लिए केले के पत्ते हम बिछाए जाते थे और उन केलों के पत्ते पर चावल व सुगंधित सांभर मेरी माँ मुझे देती थी खाने के लिए, और साथ ही साथ घर का बना हुआ अचार और नारियल की ताजी चटनी भी हम सबको खाने में के लिए मिलती थी। आगे बताते हैं कि प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रामेश्वरम शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। तो ये कहते हैं कि जो शिव मंदिर है, जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है रामेश्वरम का, वो मेरे घर से जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस, उसका जो पैदल जाने का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। हम 10 मिनट में वहां तक पहुंच सकते हैं। और जिस इलाके में हम रहते थे वो मुस्लिम बाहुल था। कलाम जी कहते हैं कि जिस एरिया में ये रहते थे वहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वहां हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। कहते हैं कि जहां हम रहते थे वो एरिया पूरा मुसलमानों का एरिया था, मुसलमान बाहुल एरिया था, लेकिन हिंदू परिवार भी वहां थे और सभी लोग मिलजुल कर के एक साथ रहते थे। कहते हैं कि इनके इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहां हर शाम को नमाज पढ़ने के लिए इनके पिताजी इनको वहां ले जाते थे। कलाम जी बताते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अर्थात जो रामेश्वरम मंदिर था उनके सबसे बड़े जो पुजारी थे, पृष्ठ थे, वो इनके पिताजी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। उनका नाम पक्षी लक्ष्मी शास्त्री था। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न पूछा। कलाम जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मामलों में, स्पिरिचुअल थिंग्स के मामलों में वो लोग आपस में चर्चाएं करते थे। और ये जब थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने अपने पिताजी से नमाज के बारे में पूछा कि नमाज क्या होती है, इसको क्यों पढ़ते हैं। बच्चों के अंदर इसे जानने की इच्छा होती है, तो कलाम जी ने भी साधारण रूप से अपने पिताजी से पूछा। तब इनके पिताजी ने बताया कि जब हम सब नमाज पढ़ते हैं तो आप शरीर से इतर अपने ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। कहने का मतलब कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो, जिसमें ना कोई धनी होता है, ना किसी आयु का भेद होता है, ना किसी जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। आगे कलाम जी कहते हैं कि मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। कलाम जी यहां बताते हैं कि इनके पिताजी बहुत पहले सुबह उठ जाते थे। बच्चों, यहाँ पौ फटना मुहावरा है। पौ फटने का मतलब है प्रातः काल। काफी पहले इनके पिताजी उठ जाते थे, लगभग 4 बजे, और उठ करके हाथ मुंह धो करके नमाज अदा करते थे। और उसी नमाज के साथ इनका डेली रूटीन शुरू होता था, इनके पिताजी का। आगे बताते हैं कलाम जी की नमाज पढ़ने के बाद वो नारियल के बाग जाया करते थे। बाग उनके घर से करीब 4 मील दूर था, और जब वो बाग में जाते थे और वहां से जब वापस आते थे तो अपने कंधे पर इनके पिताजी लगभग कई दर्जन नारियल के लेके आया करते थे। अर्थात इनके पिताजी लगभग 12-13 से ज्यादा नारियल कंधे पर लाद करके घर वापस आते थे। उसके बाद ही वो ब्रेकफास्ट करते थे, नाश्ता करते थे, और ये उनका डेली का रूटीन था। एक दिन नहीं, वो हर दिन ही ऐसा करते थे।
कलाम जी बताते हैं कि मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की थी। बताते हैं कि इनकी जो लाइफ थी वो साइंस और आईटी से जुड़ी हुई लाइफ थी। तो उसमें भी इन्होंने अपने पिता के द्वारा बताई गई जो बातें थी उसको फॉलो करने की कोशिश हमेशा ये करते थे। और उनकी जो बुनियादी बातें थी, बेसिक चीजें जो थी, बेसिक बातें जो थी, जो सत्य को समझने के लिए हर्ष भरसक ये प्रयास किया करते थे कि जरूर ऐसी कोई एक शक्ति है, गॉड पावर है, हम सबको ऐसी कोई गॉड पावर मिलती है, या यूं कह लीजिए कि हम सबके अंदर कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो कि हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलताओं से छुटकारा दिलाती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। कहने का मतलब है कि हम सबके अंदर कोई न कोई एक ऐसी गॉड पावर जरूर है जो कि हमें हमारे दुखों से, जब हम दुख से परेशान होते हैं तो उससे बाहर लाने के लिए, अगर हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो जो दुख होता है वहां पर उससे बाहर लाने के लिए और करेक्ट पथ दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए वो शक्ति हमें हमारे अंदर से मिलती है और निश्चित रूप से ये कोई गॉड पावर ही है। आगे अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि इनके पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम किया करते थे। ये जब लगभग 6 या 7 साल के थे तब उन्होंने देखा था कि इनके पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया और ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, जिसे अब सेतुकाई के नाम से जाना जाता है, सेतुकराई कहते हैं धनुषकोडी को, वहां तक ले आने और ले जाने का काम किया करती हैं। कहने का मतलब इनके पिताजी का जो बिजनेस था वो लकड़ी की नौकाएं बनाने और उसको बेचने का काम था। ये उसमें लगभग 6 साल के थे, इन्होंने देखा था और साथ ही साथ कुछ नावें तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, जिसे हम सेतुकराई कहते हैं, और धनुषकोड से वापस रामेश्वरम तक लाने और ले जाने का काम किया करती थी। आगे कलाम जी बताते हैं कि जो स्थानीय ठेकेदार थे, लोकल कॉन्ट्रैक्टर वी कैन से इन इंग्लिश फॉर स्थानीय ठेकेदार, अहमद जलालुद्दीन के साथ इनके पिताजी समुद्र तट के पास ही नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन के साथ इनकी बड़ी बहन जोहरा का विवाह हो गया। ये बचपन में नौका कैसे बनती है, नौका कैसे आकार लेती, कैसे शेप लेती है, उसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखा करते थे। इनके पिताजी का जो कारोबार था, जो बिजनेस था नौकाएं बनाने का, काफी अच्छा चल निकला था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक उन्हीं दिनों इन्हें याद है, एक दिन 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत तेज हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया, वी कैन से साइक्लोन आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उस तूफान में कुछ लोग और इनकी जो नावें समुद्र के किनारे बनाई जा रही थी, बन रही थी या बन के तैयार थी, उनमें से बहुत सारी नावें बह गईं, उस तूफान में समुद्र में चली गईं। आगे बताते हैं कि उसी तूफान में पामबन का पुल भी टूट गया। पामबन का पुल बड़ा मशहूर है रामेश्वरम में, जो कि एक वन वे पुल है रेलवे का, जिस पर कि ट्रेन एक तरफ रामेश्वरम से पामबन तक जाती है, पामबन से वापस आती है। वो पुल भी उसी तूफान में टूट गया था और बताते हैं कि यात्रियों से भरी एक ट्रेन उस समय समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आगे कहते हैं कि पहली बार मैंने समुद्र की खूबसूरती के अलावा इस तरीके से उसकी अपार शक्ति को अनियंत्रित होते देखा था। अर्थात जो समुद्र का पावर है, अनकंट्रोल हुआ था, पहली बार इन्होंने देखा था। इससे पहले इन्होंने खूबसूरती ही देखी थी कि लोग बीच के किनारे जाते हैं, मस्तियां करते हैं, घूमते टहलते हैं, इंजॉय करते हैं और चले आते हैं। उन्होंने पहली बार बचपन में देखा था कि समुद्र कितना पावरफुल है, और वो साइक्लोन आया तो बहुत सारी नावें बह गईं, पामबन का पुल टूट गया, एक पूरी ट्रेन ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और इस तरीके से समुद्र का पावर देख करके, जो कि अनकंट्रोल था, कंट्रोल से बाहर था, उसको देख करके ये
हतप्रस हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए थे। यहाँ कलाम जी बताते हैं कि उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। जो अहमद जलालुद्दीन थे, जो कि इनके पिताजी के साथ मिलकर के लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे, और यूं कह लीजिए कि इनके जीजाजी थे, इनकी बहन जोहरा के पति थे, उनसे इनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो गई, जबकि दोनों में उम्र का काफी अंतर था। अहमद जलालुद्दीन इनसे काफी बड़े थे, लगभग 15 साल बड़े थे, लेकिन इनके साथ अच्छी खासी उनकी मित्रता हो गई, और वे कलाम जी को हमेशा आजाद कहकर बुलाते थे। यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न आ सकता है बच्चों कि अहमद जलालुद्दीन इन्हें किस नाम से बुलाते थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि अहमद जलालुद्दीन कलाम जी को आजाद कहकर बुलाया करते थे या पुकारा करते थे। आगे बताते हैं कि ये दोनों लोग रोजाना हर दिन शाम के समय दूर तक समुद्र के किनारे किनारे घूमने चले जाया करते थे, और जलालुद्दीन के साथ ये स्पिरिचुअल टॉपिक पर बातें करते रहते थे। और चूंकि यहां बात आ गई है तो प्रसंग बस कहते हैं कि मुझे ये बता देना चाहिए कि पूरे इलाके में जलालुद्दीन ही ऐसे थे जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, अर्थात उस समय जलालुद्दीन के अलावा इनके पूरे इलाके में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, खास करके अंग्रेजी। और कहते हैं कि जलालुद्दीन के बराबर इन्हें याद नहीं है कि इनके परिचितों में कोई उतना पढ़ा लिखा रहा हो, और ना ही जितना नॉलेज जलालुद्दीन को बाहरी दुनिया का था, आउट ऑफ वर्ल्ड का था या आउटसाइड वर्ल्ड का था, उतना नॉलेज किसी को भी नहीं था, कलाम जी बताते हैं। और कलाम जी ये भी बताते हैं कि जलालुद्दीन हमेशा इनको प्रेज करते थे, और शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों तथा नए नए खोजों के बारे में, और उस समय के साहित्य के बारे में, चिकित्सा विज्ञान के बारे में, और उनकी उपलब्धियों के बारे में, कह सकते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आल्सो यू कैन से इन वन वर्ड, के बारे में हमेशा जलालुद्दीन इनको बताया करते थे। और जलालुद्दीन ने ही इन्हें उस सीमित दायरे से, जो इनका एरिया था, उस एरिया से इनको बाहर निकाल करके नई दुनिया का एहसास कराया था, रियलाइज कराया था कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। उन सब के बारे में इनको जलालुद्दीन ने ही बताया था। यहाँ कलाम जी बताते हैं कि इनके बाल्यकाल में, अर्थात इनके बचपन में, जो पुस्तकें थी बहुत ही दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। कहने का मतलब बहुत आसानी से किताबें नहीं मिलती थी। और बताते हैं कि इनके यहाँ एक स्थानीय स्तर पर पूर्व क्रांतिकारी या कह लीजिए उग्र राष्ट्रवादी STR मनिकम जी थे, जिनका खुद का अपना पर्सनल लाइब्रेरी था या निजी पुस्तकालय कह लीजिए था। उन्होंने हमेशा इनको पढ़ने के लिए प्रेस किया, और उनके यहाँ से ये अक्सर किताबें लाया करते थे पढ़ने के लिए। और एक दूसरे जो व्यक्ति थे जिनका इनके बचपन पर काफी गहरा असर पड़ा था, वो थे इनके चचेरे भाई शमसुद्दीन। बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जलालुद्दीन, शमसुद्दीन, ये दो अलग अलग नाम हैं। तो इनके चचेरे भाई जो थे उनका नाम शमसुद्दीन था, और जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन कह लीजिए, इनके पिता के साथ काम करने वाले या इनके रिलेटिव थे, या यूं कह लीजिए इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर आगे बताते हैं कि इनके चचेरे भाई शमसुद्दीन के जो काम थे उसका असर इनके जीवन पर बहुत पड़ा था। शमसुद्दीन काम क्या करते थे? वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर। तो रामेश्वरम में जो उसमें न्यूज़पेपर आया करते थे उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, और वो अखबार या न्यूज़पेपर कह लीजिए रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो कि ट्रेन पाम्बन से आती थी। अर्थात पाम्बन से रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह अखबार आया करते थे। और जो अखबार एजेंसी थी
उसको शमसुद्दीन अकेले ही चलाते थे। और कलाम जी कहते हैं कि पूरे रामेश्वरम में लगभग 1000 कॉपियां न्यूज़पेपर की बिका करती थी, अर्थात बिकती थी, सेल होती थी। यहां पर कलाम जी बताते हैं कि उनके बचपन में 3 पक्के दोस्त थे। पहला रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाश। हालांकि ये तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मी शास्त्री का बेटा था, लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म के अनुसार इनका पालन पोषण हुआ था, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग पढ़ाई लिखाई थी सबकी, तो इन सब को लेकर के बच्चों में आपस में कभी कोई भेदभाव नहीं महसूस हुआ। अर्थात कलाम जी कहते हैं कि हालांकि तीनों ब्राह्मण परिवार से थे, उनका धर्म अलग था, पढ़ाई लिखाई का तरीका अलग था, सब कुछ अलग था, लेकिन इतने क्लोज फ्रेंड थे, उन सब चीजों को लेकर के कोई भेदभाव आपस में कभी उन्होंने महसूस ही नहीं किया। आगे यहाँ पाठ का आशय बताया गया है, तो एक नजर देखते हैं, डालते हैं पाठ के आशय पर। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था, अर्थात बहुत सिंपल लिविंग में थी उनकी, बहुत सिंपल लिविंग के साथ जीते थे वो। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्श प्राय है। अर्थात इनके माता पिता बहुत हार्ड वर्कर थे और आडंबरहीन व्यक्ति थे, शो ऑफ से बहुत दूर रहते थे, जो कि सबके लिए एक रोल मॉडल हैं। उनका परिवार अतिथियों की सेवा में संतृप्त था, अर्थात अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है देश की, इनके परिवार की भी वही परंपरा रही है। इनके यहाँ अतिथियों का बहुत सत्कार हुआ करता था। आगे कहते हैं कि उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण, बहुमुखी व्यक्तित्व का मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट कह सकते हैं हम, का निर्माण, ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवन शैली एक आदर्श बन गई। अर्थात बच्चों का एक्टिव होना और ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसी चीजें बच्चे कलाम जी के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं, कलाम जी की जीवनी से सीख सकते हैं, इनको अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे कुछ प्रश्नोत्तर इसी पाठ से रिलेटेड। बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर इस पाठ का। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, अर्थात एक सेंटेंस में आपको उत्तर यहां पर बताना है। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहां हुआ था या कहां हुआ? तो अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुआ। दूसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? इसका उत्तर है अब्दुल कलाम बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। प्रश्न नंबर 3, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? हम लोगों ने पढ़ा था। इसका उत्तर होगा अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी या दुर्लभ वस्तु थी। अगला प्रश्न, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुलाब्दीन ने नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे? तो अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। अब यहां देखते हैं 2-3 वाक्यों वाले प्रश्न जो हैं, जिनका हमें 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी से बीतने के क्या कारण थे, वो बताइए। तो आप इसके लिए उत्तर लिख सकते हैं कि अब्दुल कलाम के पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे, इसलिए अनावश्यक और ऐसो आराम वाली चीजों से दूर रहने के कारण अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता था। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, आसियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थीं? आसियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने के लिए केले का पत्ता बिछा कर उस पर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती, साथ ही घर का बना हुआ अचार और नारियल की चटनी देती थी। अगला प्रश्न है, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे?
तो जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में अब्दुल कलाम जी से कहते थे कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? एक बार हम लोगों ने देख लिया है। जैनुलाब्दीन ने स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने और ले जाने का काम किया करती थी या लाने ले जाने के काम आती थी। बच्चों, ये प्रश्न मैंने 2 बार दिया है। आपको ध्यान ये देना है कि आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उतना उत्तर देना पर्याप्त है, लेकिन अगर यही प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है आपकी परीक्षा में तो सिर्फ उतना लिखने से काम नहीं चलेगा। उस समय आप ये वाला उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर 2 प्रश्न अलग अलग तरीके से उनके उत्तर आपको बताए हैं। अगला 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न है। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन कलाम जी के चचेरे भाई और मित्र थे। कलाम जी के जीवन पर उनका काफी असर पड़ा था। अखबार की एजेंसी शमसुद्दीन अकेले ही चलाते थे। अखबार रोज पाम्बन से रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। रामेश्वरम में अखबारों की लगभग 1000 प्रतियां रोज बिकती थी। कहने का मतलब कि रामेश्वरम में लगभग 1000 से ज्यादा जो न्यूज़पेपर थे, न्यूज़पेपर की कॉपियां थी, वो सेल होती थी। तो बच्चों, यहां पर आपका प्रश्न उत्तर आज समाप्त होता है। हम अपनी क्लास बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए पाठ के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।